हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 25 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में आप जानते हैं कि 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और अब हर पार्ट इस तरह से आता है कि कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में वह प्रश्न पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न क्या है? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस ही भारत था? तो अंग्रेज ने कहा था, ऑस्ट्रिन ने। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय गणतंत्र द्वारा शासन का प्रावधान है जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति के द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है और यह एक अप्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न क्या है? हमारे संविधान के लिए किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें बनाने की परिकल्पना हमारे संविधान के किस भाग में की गई है? कुल मिलाकर प्रश्न यह है। तो भाग 9 में यह बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? किस कारण से महिलाओं, दलितों, निर्धनों और अल्पसंख्यकों में विशेष प्रावधान किया जाता है? सबसे प्रमुख बात क्या है? ऐतिहासिक परिस्थितियां। जो पहले हमने महिलाओं को हरदम दबा कर रखा, दलितों को हरदम दबा कर रखा, निर्धन तो मान लीजिए आज भी हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान तो आवश्यक है। अल्पसंख्यकों के समूहों को भी, अगर हम हिंदू हैं मान लेते हैं, तो मुसलमान मान लेते हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, तो हिंदू अगर चाहें तो दबा सकते हैं। इसलिए उनको, मुसलमानों की रक्षा के लिए हमने विशेष प्रावधान की बात की है। तो ऐतिहासिक परिस्थितियां हो गया और आत्मसम्मान की कामना हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो कौन सा आप बता देते? जब ऑप्शन था तब लिखा था, एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हम। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह नहीं कहता है कि आप धार्मिक राज्य की स्थापना करें। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार कौन से देश की शासन की आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत कौन सा है? अगर ऑप्शन होता तो यह भी पता होता, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के शासन के आधारभूत तत्व हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी ऑप्शन की। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? यह शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा संसद को। देख लीजिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप बिल्कुल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का विषय क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। मैंने कई बार इस प्रश्नों को कवर किया है, लेकिन यह प्रश्न फिर से पूछा गया, मैं क्या कर सकता हूं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 50 की विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 40 की विषय वस्तु है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए और अनुच्छेद 50 में लिखा गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ का राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है? दमन एवं दीव। अगला प्रश्न क्या है? संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है। किसमें? संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना संविधान के भाग 5 में की गई है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान में निर्धारित स्थान कौन सा है? आपातकालीन उपबंध कहाँ है? संविधान के भाग कौन से में है? भाग 17 में आपातकालीन उपबंध हैं, किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्रमशः संबंधित हैं। निर्वाचन किसमें है? भाग नंबर 15 में निर्वाचन की बात की गई है और विशेष उपबंध भाग नंबर 16 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग कौन सा है? 17 और 18 की विषय वस्तु क्या है? 17 की है राजभाषा, 18 की है आपात उपबंध। अगला है, कौन, अगर आप इसमें ऑप्शन होता तो फिर से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेखित नहीं है? इसमें कई सारे होंगे, लेकिन प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? भारत की एकता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने का मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? प्रथम स्थान पर मूल कर्तव्य की बात को रखा गया है कि वह भारत का संविधान प्रभुता, एकता और अखंडता को अलग नहीं कर सकता है। यह संविधान का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? संसद। नागरिकता का अर्जन करने के लिए सक्षम है कौन? संसद। संसद चाहे तो हमारा आधार कार्ड बनाए, संसद चाहे तो हमारा आधार कार्ड को निरस्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिनियम 1955
के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कम से कम भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारत में 7 वर्ष वह रहना चाहिए पहले से, तब वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? यह एक वाद योग्य अधिकार है। यह एक वाद योग्य अधिकार है। मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी में हरदम मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है। अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा है? के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह उपबंध है कि भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। यह उद्देशिका में भी लिखा हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी लिखा हुआ है। अगला है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंबन करता है, प्रतिबिंबित करता है? कौन सा? कौन मतलब ऑप्शन होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों की बात को अच्छे से मतलब प्रतिबिंब दिखाता है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? आप इकट्ठा हो सकते हो, बिना हथियार के इकट्ठा होना आपको आवश्यक है, लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी भी अफसर का आप घेराव नहीं कर सकते। यह कर्तव्य आप नहीं, आप यह मतलब अवसर का घेराव अफसर का आप घेराव नहीं कर सकते कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं कर रहा। आप सरकार का घेराव कर सकते हो, सरकार का किसी सांसद को आप का घेराव कर सकते हो, लेकिन किसी भी ऑफिसर को आप घेराव के रूप में नहीं ला सकते हो। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? किसी भी अवांछनीय आलोचना लगाकर उसकी नागरिकता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।